दोस्तों, हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्दी लाइफ हर एक की चाह होती है और हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं हेल्दी हड्डियां, हमारी बोन्स। तो इनकी देखभाल हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर स्वप्निल के पास में, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो पॉडकास्ट में आज है हमारे साथ डॉक्टर स्वप्निल डॉक्टर साहब, और हमारे साथ में है देवेश इस प्रोग्राम में। तो आज हम जानते हैं डॉक्टर स्वप्निल से किस तरह से हड्डियों की देखभाल हमें करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ज़्यादातर लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर एक के अंदर है। क्या कारण है इसका? ये बहुत ही अच्छा आपने एक टॉपिक उठाया है आज के इस पॉडकास्ट के लिए। पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और मेरे को भी अपने ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंसी के शिकार होते हैं। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमको कब पता चले, कैसे पता चले कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है हमारे शरीर में, कि क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे कि बच्चों से मैं शुरू करना चाहूँगा। तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में अगर आपको लगता है कि बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी होने लगी हैं, जो पैर की हड्डियां खास करके होती हैं, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी की जो सबसे कॉमन बीमारी इंडियन जो जनता में देखने को मिलती है उसे बोलते हैं रिकेट्स, जिसमें पैरों का टेढ़ापन, जैसे बोलते हैं पैर टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। तो यदि आप, और होता क्या है हमारे खास करके ब्रिज क्षेत्र में बहुत सारे क्या कहते हैं डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो गांव में है, जिनको झोला छाप डॉक्टर्स बोल रहे हैं, आप क्वैक्स बोल रहे हैं, मरीज उनके पास चला जाता है, वो कोई भी दवाई शुरू कर देते हैं या बोल देंगे अरे इसमें प्लास्टर बांध दो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन कोई दवाई ना सोल्यूशन है उसका, ना कोई प्लास्टर सोल्यूशन है अगर पैर टेढ़ा हो रहा है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इस वजह से क्या कहते हैं बहुत नेग्लेक्ट हो जाते हैं कि जो अगर आप स्टार्टिंग में जब पैर टेढ़ा होना स्टार्ट हुआ था आप उसी टाइम आ जाते, आपको विटामिन डी स्टार्ट कर दिया गया होता और आपके पैर अपने आप सीधे गए होते। बच्चों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो अगर आप लेट आओगे तो फिर वही चीज ऑपरेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझे कि अगर आपको बचपन में अपने बच्चे में किसी में भी कोई हड्डियों में टेढ़ापन दिख रहा है तो तुरंत उसी टाइम किसी भी एक अच्छे क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, जिससे कि हमको पता चल सके कि आप परेशानी है। मोस्टली विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकलती है, जो कि ब्लड टेस्ट के थ्रू हमको पता चल जाता है कि कितना है और कितना नहीं है, और उसके के अनुसार फिर हम विटामिन डी बहुत तरह से अवेलेबल है मार्केट में। सैशे आते हैं जिन्हें आप पानी में मिला के पी सकें, दूध में मिला के पी सकें, दूसरा गोलियां आती हैं, और तीसरा जिनमें बहुत सीवियर डेफिशिएंसी होती है उनमें हम इंजेक्शंस भी लगाते हैं। तो ये सारी की सारी फॉर्मुलेशंस आजकल उपलब्ध है मार्केट में। और अगर आप कभी बचपन में बच्चों में किसी भी प्रकार का टेढ़ापन देख रहे हैं तो सबसे पहला जो बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो चुकी है। तो अच्छा, बच्चों में कैसी तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए? नवजात शिशु शुरू कर रहे हैं हड्डियों को लेकर, हाँ, तो क्या चीज होनी चाहिए? देखिए, नवजात शिशु से शुरू करें तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि जो आपका रेगुलर मूवमेंट होते हैं जॉइंट्स के, रेगुलर सिंपल एक्सरसाइज होती हैं, जो भी आपका जैसे हमारा एल्बो है तो एल्बो के 4 मूवमेंट्स, बेसिक मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन। तो ये बेसिक मूवमेंट्स आप बच्चों को हमेशा कराते रहें, जिससे कि उनके जॉइंट्स का जो लचीलापन है वो बना रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों में ये होती है टू वॉच आउट, कि देखना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कि कोई हड्डी में टेढ़ापन तो नहीं आ रहा है, पैरों में कोई टेढ़ापन तो नहीं आ रहा है। जैसे एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें पैर जो है टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं CTV। तो ये सब चीजें अगर आप स्टार्टिंग में ही देख लें, जैसे बोलते हैं बहुत बड़ी कहावत है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप बीमारी को होने से ही बचा लें तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो बहुत जरूरी है बच्चों में, रादर देन कि आप क्या करें कि जिससे प्रिवेंट हो जाए बीमारी। तो उसके लिए एक लचीलापन जो हड्डियों का बना रहे उसके लिए नॉर्मल एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज कराएं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सनलाइट। विटामिन डी का जो सबसे नेचुरल सोर्स है वो है सनलाइट। आपको ना किसी गोली की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है। आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी क्यों कॉमन हो गई है? बच्चे वीडियो गेम खेलते रहते हैं, प्ले स्टेशन खेलते रहते हैं, निकलते नहीं है घर से बाहर। पहले के टाइम पे इतनी कॉमन नहीं हुआ करती थी। और जहाँ तक है हम लोग भी हैं, आप यहाँ पे कैसे कार से आए होंगे बैठ के, कार से है ना, हाँ, तो भी मुंह ढकेंगे, हाथ पूरे ढकेंगे, है ना। तो विटामिन डी मिलता ही नहीं है बॉडी को। और इस वजह से जो खास करके जो ऑफिस गोइंग पॉपुलेशन है हमारी, जैसे जो भी लोग ऑफिस में काम करते हैं, और ज्यादातर लोग 4 दीवारी में ही होकर काम करते हैं आजकल, ऐसा वर्क कर चले, तो धूप मिलती नहीं है। और सबसे बढ़िया नेचुरल जो सोर्स है वो है विटामिन डी का सनलाइट। तो आप क्या कहते हैं, बस धूप में रखिए बच्चों को थोड़ा। तरीका क्या है सनलाइट का
सही तरीका क्या है वो बताइए। इसमें ऐसा कुछ सनलाइट का सही तरीका गलत तरीका नहीं है। नॉर्मल एक्सपोजर जो सनलाइट को हार्डली 5 to 10 मिनट्स भी अगर आपका एक्सपोजर हो जाता है दिन में सनलाइट का, वो मोर देन इनफ होता है, क्या कहते हैं, आपकी शरीर की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने का। तो किसी भी टाइम की धूप हो सकती है? किसी भी टाइम की धूप हो सकती है। इससे मतलब नहीं है कि वो सुबह की धूप हो, दोपहर की धूप हो, शाम की धूप हो। प्रेफरेबली सुबह की धूप अच्छी है, क्योंकि सुबह की धूप में आप में वो जो तीखापन होता है वो इतना नहीं होता। तो आप आराम से सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए। मॉर्निंग, और जरूरी नहीं है डायरेक्ट सनलाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट भी काम करती है। ये नहीं कि आपको बिल्कुल धूप में पड़नी है, आप बस डे लाइट में जाइए बाहर, वो भी, उसमें भी क्या कहते हैं आपका काम हो जाता है। मतलब इसमें हम कपड़े पहन के बैठ सकते हैं या फिर अपने? नहीं, स्किन पे लाइट पड़नी आनी जरूरी चाहिए, है। स्किन पे लाइट आनी जरूरी है, तभी क्या कहते हैं वो होगा, वरना अगर आप कपड़े कवर कर देंगे फिर तो नहीं हो पाएगा। तो जो घरों की जो लाइट्स होती हैं, क्या ये भी कुछ काम करती हैं विटामिन डी का? नहीं, इसमें घरों की लाइट्स का कोई इसमें ज्यादा रोल नहीं है। थोड़ा बहुत करती हैं, लेकिन जो सनलाइट है उससे अच्छी कोई भी लाइट। अब एक कल्चर जो है वो जिमिंग का बहुत ज्यादा हो गया है, जिसको हाँ। देखो वो जिम कर रहा है बहुत जल्दी बॉडी बनाने का, कि भाई ऋतिक रोशन जैसी बॉडी, ऐसी बॉडी, वैसी बॉडी। जी। और जिम वाले भी इस बात का दावा करते हैं कि भाई ठीक है 2-3 महीने आप आइए और आपकी बॉडी तुरंत से तैयार हो जाएगी, और शायद कहीं रिजल्ट मिलते भी होंगे। बिल्कुल। कितना नुकसानदेह है ये चीजें? देखिए, जिमिंग अगर सही तरह से करी जाए तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है, लोग सप्लीमेंट्स का यूज करने लगे हैं। जैसे कि खासकर एक सप्लीमेंट आता है क्रियाट, आपने बहुत सुना होगा, ऐसा डिब्बा आता है छोटा कि वो खा लो तो एकदम आपकी ताकत बढ़ जाती है। और या फिर प्रोटीन पाउडर्स, बहुत महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर्स आते हैं आजकल। लोग ये नहीं जानते कि अगर आप जल्दी, हमारी दादी माँ हमसे एक बात बोला करती थी कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। हाँ। तो अब आप कोई भी काम अगर और एक चीज बहुत बड़ी कहावत और है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, कि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिमिंग में जो सबसे बड़ी बात आजकल हो गई है, जो लोग सप्लीमेंट्स यूज करने लगे हैं, कई लोग स्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं, इंजेक्शन भी यूज करते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के लिए, खासकर हमारी किडनीज के लिए। अभी रिसेंटली हम एक पेशेंट आए थे, बच्चा था, लड़का 16 साल का, टीनेज में वैसे जोश बहुत होता है, युवा जोश बहुत होता है, अच्छा दिखने का, सुंदर दिखने का, बॉडी बनाने का। तो उनको क्या कहते हैं, बताया कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे दर्द हो रहा है पेट में। हमने चेक किया तो बोले क्या तो हमारी किडनी में हमें परेशानी लग रही है। तो हमने किडनी जो डॉक्टर उनके पास भिजवाया तो पता चला किडनी में स्टोन्स हो गए हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं प्रोटीन पाउडर इतना ले लिया कि बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है उसको। तो सप्लीमेंट्स ना लें, प्रॉपर से सही पॉस्चर में और नेचुरल जो आपकी चीजें होती हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल डिश बताऊंगा प्रोटीन की। प्रोटीन में क्या चाहिए आपको, सारे जितने भी आपकी दालें होती हैं, जैसे राजमा हो गया, इन सब में प्रोटीन होता है। तो मैं अपने कई पेशेंट्स को प्रोटीन पाउडर प्रिस्क्राइब तक नहीं करता। क्यों? मैं बोलता हूं आप बिल्कुल एक सिंपल काम करिए, 30 ग्राम राजमा लीजिए, 30 ग्राम काबुली चना लीजिए, 30 ग्राम हरी मौट लीजिए, इसको भिगो दीजिए रात में। सुबह उठ के इसको या तो उबाल के या जैसे भी आप चाहें इसको ले लीजिए। एकदम पावर पैक प्रोटीन डिश है, नेचुरल प्रोटीन है। या फिर क्या कहते हैं, आपको नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आप एग वाइट्स लीजिए, येलो पार्ट को फेंक दीजिए। तो नेचुरल चीजें इतनी ज्यादा अच्छी हैं आज के टाइम पे कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप सही तरह से सब चीजें लेंगे तो आपको प्रोटीन पाउडर, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, अब संक्षिप्त में बताना चाहूं तो जिम अगर आप क्या कहते हैं सही तरह से करें, नेचुरल सप्लीमेंट्स जो अपने नेचुरल खाने पीने की चीजें हैं उनके थ्रू सही पॉस्चर से करें। नेगेटिव चीजें जैसे कोई खासकर स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा देते हैं, आपको ये पता है स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं आजकल, ये चीजें ना करें तो जिमिंग बहुत अच्छी है आपके लिए। तो जिमिंग ज्यादा अच्छी है या जो हमारा कन्वेंशनल जो एक्सरसाइज थी, रनिंग था, वो पुशअप्स थे, जॉगिंग? हाँ, देखिए ये एक ही चीज पार्ट है। बेसिकली जो भी आपका वर्कआउट रूटीन होता है तो उसमें सबसे पहले आप करते हैं स्ट्रेचिंग। जब भी आप जिम जाते हैं आप करते हैं स्ट्रेचिंग और वार्म अप, जिससे आपकी बॉडी गर्म हो जाए। तो स्ट्रेचिंग आप तो नॉर्मल जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है वो करते हैं। वार्म अप करते हैं कैसे? कार्डियो के थ्रू, साइकिल चला के या जॉगिंग करके। उसके बाद आप वेट्स उठाते हैं, उसके बाद आपका कूल डाउन पीरियड होता है, फिर स्ट्रेचिंग करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। आप एज अ होल देखिए कि रनिंग और जिम आप जिम की जगह ये बोलिए वेट उठाना, वेट उठाने वाली जो एक्सरसाइज होती हैं या बॉडी वेट एक्सरसाइजेज। तो अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आप मसल बनाना चाहते हैं तो आप वेट्स उठाइए, नहीं तो अगर आप सिर्फ एक फिट रहना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसी वेट्स उठाने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप नॉर्मल जो बॉडी वेट एक्सरसाइज होती हैं जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, हाँ रनिंग, जॉगिंग, अगर आप ये भी करेंगे तो आप एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। डॉक्टर साहब अगर आपकी पर्सनल बात पूछी जाए, आप किस तरह से फिट रहते हैं? हम तो दिन भर इतना, क्योंकि मेरा तो जॉब ऐसा है, ऑर्थोपेडिक सर्जन का जॉब बहुत डिमांडिंग जॉब होता है। हम लोग ट्रॉमा से बहुत डील करते हैं और प्लस मैं 3 अलग अलग हॉस्पिटल देखता हूँ, जैसे ये बर्मन हॉस्पिटल हो गया, सिटी हॉस्पिटल के, मैं अलग अलग जगह जाता रहता हूँ। तो इतना मेरा
वॉकिंग स्टेप्स, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐप्स आती हैं जिसमें आपकी वॉच पता चलता है कितने स्टेप्स हुए। तो अगर आप 10,000 स्टेप्स, ये आपका डेली एम होना चाहिए। तो मेरे तो 20,000 के आसपास हो जाते हैं, तो मुझे तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वॉकिंग इतनी हो जाती है, तो वॉकिंग से, और प्लस मैं खड़ा बहुत रहता हूँ। खड़े रहने का, क्योंकि हम लोग जब ऑपरेट करते हैं हम लोग खड़े रहते हैं उस टाइम, तो खड़े रहने का टाइम और चलना फिरना मेरा इतना हो जाता है कि वही मेरे को बहुत अच्छे से फिट रखता है। जबकि वो भी मेरे को थोड़ा बहुत बीच में वंस इन और ट्वाइस इन अ वीक मेरे को बॉडी वेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप रोज 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा है कि खासकर आजकल लोग बहुत बिजी हो गए हैं, लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है। तो एक आप अगर आप टाइम निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप टाइम निकालना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए तो आप निकाल ही लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप एक दिमाग में एक एम रख सकते हैं कि यार 10,000 स्टेप्स हमको चलना है रोज, कुछ भी करके हमने 10,000 स्टेप्स पूरे कर लें। इतना भी आपने कर लिया तो भी बहुत है। डॉक्टर साहब, आपकी पर्सनल से प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम जाएं तो कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको हिला दिया हो, ये लगा हो कि चैलेंजिंग है लेकिन आप सक्सेसफुल रहे? बोन से रिलेटेड। बोन से तो अभी हाल फिलहाल की बात है, हमारे पास यंग लड़का आया था, 15-16 साल का लड़का, तो उसको टीबिया का फ्रैक्चर था। अब प्रॉब्लम क्या होती है यंग लड़कों में, हम एक चीज़ होती है, मैं आपको एक हड्डी, जैसे यहाँ पे ना ये वाली बोन होती है, टीबिया, इसका फ्रैक्चर था, तो यहाँ पे ग्रोथ प्लेट होती है। जो भी कोई हड्डी होती है उसके एंड्स पे एक चीज़ होती है जैसे बोलते हैं ग्रोथ प्लेट, जहाँ से हड्डी बढ़ती है। अब इस ग्रोथ प्लेट के ठीक ऊपर फ्रैक्चर था, तो अब हम कुछ स्क्रू या प्लेट नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर स्क्रू या प्लेट लगाते तो ग्रोथ प्लेट खराब हो जाती और वो ग्रोथ नहीं हो पाती, तो एक पैर छोटा एक पैर लंबा हो जाता। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, और ये क्षेत्र में पहली बार हमने किया, तो अब आजकल एक चीज नई तकनीक आ गई है, दूरबीन द्वारा सर्जरी करना, दूरबीन द्वारा फ्रैक्चर फिक्स करना। दूरबीन से तो बहुत सालों से सर्जरी हो रही है, दूरबीन द्वारा फ्रैक्चर फिक्स करना। तो हमने दूरबीन द्वारा सर्जरी करी। तो हमने बेसिकली क्या किया, अब हम प्लेट लगा नहीं सकते थे, स्क्रू लगा नहीं सकते थे, तो हमने ये फीमर बोन बोलते हैं, इसको फीमर बोलते हैं, हमने यहाँ से एक टनल बनाई नीचे से, एक छोटे से इंसिजन से, यहाँ पे एक इंसिजन बनाया, यहाँ पे एक लिया, छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के इंसिजन लिए, कैमरा डाला, उससे पूरा एवेल्युएट किया कि क्या था, कितना बड़ा फ्रैक्चर का, कितना बड़ा फ्रेगमेंट था, क्या था, और यहाँ से टनल बना के, और खास तरह के सूचर्स आते हैं, और सूचर्स के थ्रू हमने बना के उसको केवल एक सूचर डिस्क से फिक्स कर दिया यहाँ पे नीचे की तरफ। तो यदि आप एक्सरे में देखेंगे आपको ना प्लेट दिखाई देगी ना स्क्रू दिखाई देगा, केवल एक छल्ला दिखाई देगा इतने से, और उससे ये फायदा हुआ, हमने ग्रोथ प्लेट भी बचा ली उसकी, प्लस क्या कहते हैं, हमने बहुत मिनिमम इंसिजन हुआ, ब्लड लॉस कम हुआ, और उसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी हुई। तो ये एक नई चीज़ थी जो हमने करी अभी, तो काफ़ी अच्छी है। तो मतलब दूरबीन द्वारा सर्जरीज आजकल एक अच्छा विकल्प है। पहले तो आपको पूरी चीर फाड़ करनी पड़ती थी, तो अब छोटे से छोटे इंसिजन में, चाहे वो स्पाइन की सर्जरी हो, जॉइंट की सर्जरी हो, या लैप्रोस्कोपी हो, तो लोगों को जो डर था पहले कि नहीं हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये काट पीट, ये सूजन, ये टाका, वो तो डर देखिए अभी भी बना ही हुआ है जनता में। अच्छा। लेकिन तब भी अब बहुत, आज का पेशेंट बहुत जागरूक हो गया है। सर, जो 60+ के जो लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो देखिए, अब 60+ के लोग में 2 तरह के लोग आते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों के लिए अलग अलग मापदंड है। तो फीमेल्स में तो जब मीनोपॉज हो जाए, यानी कि जब मेंसेस, मंथली मेंसेस आपके बंद हो जाए, तो उसके तुरंत बाद ही आपको कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अब वो अलग अलग फीमेल्स का मीनोपॉज अलग अलग टाइम पे होता है, किसी का 50 पे भी हो जाता है, किसी का 55 पे हो जाता है, किसी का 60 पे हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपका मीनोपॉज हो जाए फीमेल्स में, बिल्कुल सही टाइम है वो आपका विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने का। और मेल्स में 60 के अराउंड आप स्टार्ट कर लीजिए, सो दैट इज इनफ। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है। कैल्शियम क्या कोई घरेलू उपचार से भी ले सकते हैं, या टैबलेट, या हमें फिर यही लेना पड़ेगा? सबसे अच्छा तो जो भगवान ने जो पोषण बनाया है वैसा पोषण इंसान तो कोई बना नहीं सकता, क्योंकि जो भी दवाइयाँ बनती है इंसान की बनाई हुई हैं। जो भगवान ने पोषण बनाया है उस पोषण से अच्छा कोई पोषण नहीं है। तो जितनी भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, ताज़ा दही, ताज़ा मठा, पनीर, फुल ऑफ कैल्शियम। और आजकल एक बहुत ही पावर पैक्ड फूड आया है, मतलब था तो बहुत टाइम से, अब लोग जागरूक हो गए, रागी। सुना आपने? रागी का कैल्शियम कंटेंट हाईएस्ट है, 30 ग्राम के आसपास, 1 ग्राम आप क्या कहते हैं पर 100, उसमें 30 ग्राम आपका कैल्शियम होता है रागी में। तो रागी आप यूज़ करिए अपनी डाइट में। फ्रूट्स में बनाना खाइए, बनाना में कैल्शियम होता है। तो यदि आप ये सब नेचुरल चीज़ों से कवर कर रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है आप के लिए अच्छा है। तो बनाना खाने का भी कोई टाइमिंग होता है, या फिर खाली पेट? कोई ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, ऐसा कभी भी आप खा सकते हैं। सर, जैसा कि देखा गया लोगों में विटामिन डी में लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कुछ सक्षम नहीं होते हैं जाने के लिए, तो आप कोई घरेलू उपचार बताइए कि आप पेशेंट खुद अपने हिसाब से ले सके और कितनी मात्रा में ले,
तो उसके लिए बेनिफिट होगा। इसके अगेंस्ट की घरेलू उपाय नहीं करने चाहिए अनटिल अनलेस क्या कहते हैं आपका भाई ऐसी मजबूरी कि आप आ ही नहीं पा रहे हैं या आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ऐसी समस्या है कि जो आपको आने तक रोक रही है तो अलग बात है। लेकिन अगर है तो सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं है, उसके लिए भी आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा पहले। तो चलिए अब फर्ज मानिए कि जो आपका सवाल था कि अगर मान के मरीज को पता चल गया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन डी की गोली आती है बहुत सारी अलग अलग कंपनियों की सैशे में। विटामिन डी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकमेंड करती है हफ्ते में एक बार 8 से 12 हफ्ते तक, उसके बाद एक गोली हर महीने 1 साल तक। तो ये जो है प्रोटोकॉल रहता है विटामिन डी का मोस्टली। डॉक्टर साहब जैसे हमने बच्चों में बताया कि भाई ये कि हड्डियों में गोलाई आ जाती है, लचीलापन आ जाता है, बड़ों को कैसे पता चलेगा कि वो जाएं और चेकअप कराएं? क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ, सबसे कॉमन जो सिम्टम विटामिन डी का होगा वो क्या होगा? मसल पेन की और थकावट, वीकनेस, कि आपको लग रहा है कि यार सुबह से लेकर रात तक आपने काम तो किया नहीं लेकिन शाम को थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, तो विटामिन डी एक कारण हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं लेकिन विटामिन डी एक कारण हो सकता है। आपको जनरलाइज बॉडी एक हो रहा है कि बुखार नहीं है लेकिन शरीर टूटा टूटा लग रहा है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। सर जैसे कि आपने बताया कि विटामिन डी सनलाइट से हमें मिलता है, तो कितने टाइम तक की सनलाइट हमें लेना चाहिए और कितने दिन तक लेना चाहिए कि विटामिन डी को पूरा कर दे? कुछ इसका पैरामीटर है आपके पास? सच कोई पैरामीटर कहीं सेट तो नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं 5 से 10 मिनट आप नॉर्मल जो आप धूप में रहते हैं और हर दिन रहें, ऐसा मतलब ये महीने में कम से कम 20 दिन तो आवश्यक है कि 20 दिन आपको सनलाइट मिलनी चाहिए। 8-10 दिन नहीं भी मिले तो चलता है, लेकिन 20 दिन तो आइडियली तो आपको हर दिन सनलाइट मिले, सबसे बेस्ट तो वो है कि जो बेस्ट केस सिनेरियो जो मैं बोलूं। लेकिन 20 दिन मुझे लगता है कि तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए 5 से 10 मिनट। हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए हमारा कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए जिससे कि वो एक हेल्दी लाइफ बोन्स के लिए कम से कम हो सके। जी तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं बोन से रिलेटेड, उनका रूट कॉज लाया करता है प्रॉपर पोस्चर में। अगर आपका बैठने का, उठने बैठने का तरीका, तो मैं आपको 4-5 चीजें बताऊंगा, डूज एंड डोंट्स बता दूंगा क्या कहते हैं, जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ में खासकर बोन से रिलेटेड तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग काम करते हैं ऑफिस में तो आपका बैठने का पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए। आप कई बार क्या होगा, आपने देखा होगा कि सीट नीचे होती है, टेबल ऊपर होती है, तो क्या होता है कंधा ऐसे उठ जाता है, तो क्या होता है नेक पेन, क्योंकि आपका पैर हाथ ऐसे उठा हुआ है तो आपको नेक पेन हो रहा है। तो टेबल और चेयर का आपका जो है कि बैठने से आपका जो कंधा है वो ऊपर नहीं उठना चाहिए, ऐसी हाइट एडजस्टमेंट होना चाहिए। दूसरा, बैक को सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बैक पीछे से कर्व्ड होती है, तो हम पीछे करके बैठ जाते हैं, अपर बैक को सपोर्ट मिल जाता है, लोअर बैक को सपोर्ट नहीं मिलता। तो लोअर बैक को एक पीछे जो स्मॉल पिलोज होते हैं वो लगाने चाहिए। तीसरा, आपके पैर लटके नहीं रहने चाहिए, फुट रेस्ट पे रहने चाहिए पैर। तो ये तो बैठने की चीजें हो गई। फिर ओल्ड पॉपुलेशन में आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि घुटनों में दर्द बहुत रहता है, तो कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपको घुटना मोड़ना पड़ता है, जैसे आलती पालती मार के बैठना, और हमारे कल्चर में बहुत है, पूजा करने के लिए बूढ़े लोग सब लोग जमीन पे बैठ के आलती पालती मार के पूजा करते हैं। तो मैं तो जैसे हमारी रत्ना बोलती थी कि भाई भगवान तो आपके रोम रोम में बसता है, तो पूजा आप बैठ के कर लें, आलती पालती मार के ना करें। तो क्योंकि जब भी आपका घुटना ज्यादा मोड़ा हुआ होता है तो उसमें उसका जो डिजेनरेशन है वो बहुत फास्ट होता है, तो आलती पालती मार के ना बैठें। ओल्ड एज में सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना अवॉइड करें, और वेस्टर्न सीट का यूज करें इंडियन सीट की जगह, क्योंकि इंडियन सीट में पूरी आपके घुटने पूरे मुड़ जाते हैं। ये तो हो गई आपके घुटनों के लिए। और ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है कि जो हमारा आज एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा है बात का, विटामिन डी, तो सनलाइट एक्सपोजर, कि बाहर जरूर घूमने जाएं, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, ब्रिस्क वॉक करें, और सबसे अच्छा आपको है कि अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है 10,000 स्टेप्स अ डे। तो जैसे बोलते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मेरा ऐसा मानना है कि एप्पल से भी ज्यादा 10,000 स्टेप्स अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो आप 10,000 स्टेप्स का अपना डेली का कोशिश करें, हेल्दी डाइट लें, ऑयली फूड अवॉइड करें, बस बाकी तो सब आप क्या कहते हैं आपके हाथ में ही है। आप जैसे आपकी बॉडी और बॉडीज और टेम्पल, जैसे आप अपनी बॉडी को रखेंगे वैसा वो रिस्पॉन्ड करेगी, वैसा वो चलेगी। डॉक्टर स्वप्निल बर्मन जिन्होंने बताया हड्डियों को कैसे आप सेहतमंद रख सकते हैं और उसके साथ आप भी रह सकते हैं सेहतमंद। तो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू आपका कि आपने हम टाइम दिया। थैंक यू।